तो अब पुलिस समझ जाती है कि किस्मत से इनके हाथ इंडिया का सबसे बड़ा मैच फिक्सिंग लग गया है। पूरी मीडिया में हंगामा मचने लगता है कि सारे प्लेयर्स को लोग फ्रॉड समझने लगते हैं। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस एंड लेबोरेटरी की रिपोर्ट भी सबमिट करती है, इसमें यह दावा करती है कि एक आवाज दाऊद इब्राहिम का भी है। उसमें ऐसा है, थोड़ा उस जमाने में एक डर भी था, हाँ, लेट मी टेल यू, दाऊद का और दाऊद की गैंग का, कि ये लोग परेशान करेंगे, मान जाते थे, ये भी था। सब कोई पैसे के लिए किया होगा वो भी नहीं है। होता क्या है, सीबीआई जनवरी 2013 में 42 लोगों के खिलाफ मकोका यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगाती है, जिसमें मेनली दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और संदीप, इसको अंडरवर्ल्ड में सैंडी नाम से भी जाना जाता है। इसकी इंक्वायरी कर ही रही होती है पुलिस, तभी सीबीआई के हाथ कुछ इंटरनेशनल कॉल्स लगते हैं और इस कॉल की टैपिंग का काम स्पेशल सेल को दे दिया जाता है। और आगे जाके स्पेशल सेल्स जब इस नंबर्स की कॉल टैपिंग करते हैं तो इनको आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग तक लेके जाते हैं, जिसमें से एक पाकिस्तानी नंबर +92 333 206 4488 और एक दुबई नंबर +97 156 136 3786 होता है। स्पेशल सेल्स ये नंबर्स की फोन टैपिंग करना शुरू करती है। पता चलता है इन पे बात हो रही है अश्विनी अग्रवाल, जिसको टिंकू मंडी नाम से भी जाना जाता था, और जब इसकी कॉल ट्रेस की गई तो पता चलता है इसकी बात हो रही है सुनील भाटिया और किरण ढोले से, जो कि फिक्सर्स थे और इनके कांटेक्ट में काफी ज्यादा क्रिकेटर्स भी हुआ करते थे। और जब इन दोनों की फोन टैपिंग की गई तो पता चला इन पे दो आदमी की बात हो रही है, एक जीजू जनार्दन से जो कि केरला का एक फिक्सर था, और राजस्थान टीम के प्लेयर अजीत चांडिला से। और आगे जाके जब जीजू जनार्दन की कॉल ट्रेस की गई तो पता चला कि इसकी बात हो रही है राजस्थान टीम के प्लेयर श्रीशांत से। और जैसे ही लोधी रोड पुलिस स्टेशन को खबर मिलती है, ये लोग पूरी रैकेट को समझ जाते हैं और दिन रात ध्यान से फोन टैपिंग करना शुरू कर देते। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस को खबर मिलती है कि एक नंबर से पाकिस्तान में खूब ज्यादा कॉल्स जा रहे हैं। तो होता क्या है, इधर मुंबई पुलिस और इधर दिल्ली पुलिस दोनों अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि इनको अपनी अपनी वाहवाही चाहिए होती है। पूरे फिक्सिंग में मेनली 3 मैचेस को हाईलाइट किए गए, जो कि मैं आपको डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा। 5 मई 2013 को राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पुणे वॉरियर्स का जयपुर में एक मैच होना था, जिसमें से अमित सिंह जो कि एक फिक्सर था, ये अजीत चांडिला को कहता है कि अपने सेकेंड लास्ट ओवर में तुम्हें 14 से ज्यादा रन देना है। और ठीक ऐसा ही होता है, अजीत चांडिला 14 से ज्यादा रन देते हैं, बट इनसे एक गलती हो जाती है, ये सिग्नल देना भूल जाते हैं, जिससे ये फिक्सर्स लोग पैसा नहीं लगा पाते और इनका काफी ज्यादा लॉस होता है। दूसरी मैच होती है 9 मई 2013 को। तो होता क्या है, पुलिस जीजू जनार्दन का कॉल ट्रेस कर रही होती है, तो पुलिस को पता चलता है, जिसमें ये लोग बात कर रहे होते हैं। जीजू जनार्दन कहते हैं श्रीशांत से कि अपने सेकेंड ओवर में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रन देना और एक्सरसाइज थोड़ी लंबी करनी है ताकि हम लोग पैसे लगा सकें। और ठीक ऐसा ही होता है, श्रीशांत अपने सेकेंड ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन देते हैं, 14 रन देते हैं एग्जैक्टली। और अजीत चांडिला पिछली बार की तरह ना गलती करते हुए इस बार प्रॉपर 2 बार टी शर्ट ऊपर करके सिग्नल देते हैं और फिर उसके बाद ये लोग रन देते हैं। और इसमें सारे बुकीज और फिक्सर्स काफी ज्यादा हेवी प्रॉफिट कमाते हैं। अब तीसरी मैच 15 मई 2013 को राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का मुंबई में था, जिसमें अंकित चौहान एज पर प्लान सिंगल्स भी देते हैं और अपने ओवर में 15 रन भी देते हैं, जिसमें 2 छक्के, 1 सिंगल और 1 डबल होता है। और ये सारी चीजें होने के बाद रात के 2 बजे दिल्ली पुलिस की टीम 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक पार्ट दिल्ली के जितने भी सटोरीज पंटर्स थे उन पे रेड मारती है, जिसमें से इनको 50 मोबाइल फोन्स, 6 लैपटॉप, 1 आईपैड, प्रिंटर, वाईफाई, कैलकुलेटर, सारी बैटिंग रिलेटेड डिवाइस मिलती है और इन सब चीजों के साथ 14 लोगों को अरेस्ट करती है। वहीं दूसरी टीम मुंबई जाती है बिना मुंबई पुलिस को बताए और होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में जाकर श्रीशांत को अरेस्ट कर लेती है, जहाँ पे जीजू जनार्दन भी होते हैं और उनके साथ 2 लड़कियां भी होती है। रूम के छानबीन करने पे 72,000 कैश, कुछ डेटा कार्ड्स और मलयालम इंग्लिश में लिखी हुई डायरीज भी मिलती है। और फिर उसके बाद पुलिस होटल ट्राइडेंट जाती है, जहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के सीईओ रघु अय्यर को वारंट वगैरह दिखाकर अंकित चावन और अजीत चांडिला को अरेस्ट कर लेती है और सुबह 6 बजे तक ये लोग दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। और इसके बाद पूरे मीडिया में उथल पुथल सी मच जाती है, सारे प्लेयर्स को लोग चोर समझने लगते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स के ऑफिशियल्स और आईपीएल के हेड डिसाइड करते हैं कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और डिटेल बाय डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे। और ठीक ये लोग ऐसा ही करते हैं, आगे जाके ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सारी चीजें डिटेल बाय डिटेल ये लोग इन्फॉर्मेशन मीडिया में दे देते हैं। अब एक और नई ट्विस्ट आती है। होता क्या है, मुंबई पुलिस जो असद रौफ का कॉल ट्रेस कर रही होती है, उसमें एक नया शॉकिंग नाम आता है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के दामाद और सीएसके के मैनेजमेंट के गुरुनाथ मैयप्पन का नाम आता है। शुरू में तो ये भागते हैं, बट आगे जाके 24 मई 2013 को
मुंबई पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जब इनके कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किए जाते हैं तो इनमें कई सारे पाकिस्तानी बुकीज और सटोरीज के नंबर्स मिलते हैं, जिसमें से एक नंबर दाऊद इब्राहिम का भी होता है। और ठीक इसके कुछ समय बाद मैयप्पन के छोटे भाई एन रामाचंद्र को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और पूरी इंक्वायरी हो जाने के बाद ये पता चलता है कि इस पूरे गेम या फिर रैकेट को अंडरवर्ल्ड में बैठा दाऊद इब्राहिम ऑपरेट कर रहा है। जुलाई 2013 को दिल्ली पुलिस चार्जशीट फाइल करती है जिसमें कई सारे एविडेंस रखती है, जैसे कि वॉइस सैंपल्स, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, टेलीफोन इंटरसेप्ट और CFSL सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस एंड लेबोरेटरी की रिपोर्ट भी सबमिट करती है, जिसमें यह दावा करती है कि एक आवाज दाऊद इब्राहिम का भी है। देखिए, चार्जशीट के अकॉर्डिंग 3 केस फाइल हुए थे। सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, सेक्शन 420 चीटिंग के लिए और मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट फाइल करते हैं। बट ये कुछ भी प्रूव नहीं हो पाता, ये लोग सारे बच जाते हैं, पर BCCI इनको बैन कर देती है। देखिए, ये कहना गलत होगा कि सारे प्लेयर्स करप्ट है, बट सबको पता था कि हो क्या रहा है और जिनके खिलाफ सबूत मिले बस वो पकड़े गए। क्योंकि क्या है, होटल तो एक ही थी जहाँ पे ये फिक्सर कहीं घुस जाते थे जो गलत काम कर रहे थे। पर सारे क्रिकेटर्स इन्वॉल्व नहीं थे, कुछ कुछ इन्वॉल्व थे। हाँ, कुछ कुछ पर सारों को पता था क्या हो रहा। कुछ नहीं इन्वॉल्व होते थे, कुछ हो जाते थे। हमारे देश में चोर तभी चोर कहलाता है जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है, वरना तो सब शरीफ। थैंक यू।